ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 4 है, जिसमें हम मुगल के बारे में जानेंगे। इसमें मेनली 16 से 17 सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे बड़े टेरिटरी जहाँ पर लोगों में इतनी डाइवर्सिटी है, तरह तरह के कल्चर्स हैं, वहाँ पर मेडाइवल एज में किसी भी रूलर के लिए रूल कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। अपने प्रीडिसेसर्स के विपरीत, मतलब मुगल से पहले जो सल्तनत टाइम के जो रूलर्स थे उनके विपरीत मुगल्स ने अपना एम्पायर खड़ा किया और वह कार्य किया जो कुछ ही पीरियड के लिए संभव जान पड़ता था। 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में, मतलब 1550 के बाद, उन्होंने आगरा और दिल्ली से अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया और 17th सेंचुरी तक लगभग सब कॉन्टिनेंट के पूरे एरिया पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था और गवर्नेंस का जो तरीका था, गवर्नेंस के जो आइडियाज़ थे, वो उनके साम्राज्य के पतन होने के बाद भी टिके रहे। उन्होंने अपने पीछे ऐसा पॉलिटिकल लिगेसी छोड़ा, ऐसा धरोहर छोड़ा, जिसको उनके बाद के जो रूलर्स थे सब कॉन्टिनेंट के, वो भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। आज भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे के दिन दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ से नेशन को संबोधित करते हैं। ये रेड फोर्ट कभी मुगल एम्पायर्स का रेसिडेंस आवास हुआ करता था। ये है रेड फोर्ट। सबसे पहले जानते हैं कि ये मुगल्स थे कौन। मुगल्स दो ग्रेट रूलर के वंश से बिलोंग करते थे। मदर के साइड से वे चंगेज खां, जो कि मंगोल रूलर था, उसने चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों पर रूल किया था, तो ये मदर के साइड से चंगेज खां के वंशज थे। और फादर के साइड से ये तैमूर के वंशज थे। तैमूर जो कि ईरान, इराक और अभी का जो तुर्की है वहाँ के रूलर थे। फादर के साइड से ये तैमूर के वंशज थे। हालांकि मुगल्स अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां का मेमोरी कई लोगों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था और इसका लिंक उज्बेक से भी जुड़ा हुआ था, जो कि मंगोल के कंपटीटर थे। दूसरी ओर मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाने में प्राउड फील करते थे। ऐसा इसलिए भी कि उनके जो ये ग्रेट एंसेस्टर थे, उन्होंने 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। उन्होंने अपने जीनेलॉजी, मतलब अपने वंशावली का प्रदर्शन तैमूर के साथ अपना पिक्चर बनवा कर किया। जितने भी रूलर थे मुगल के, वो तैमूर के साथ अपना पिक्चर बनवाते थे। अब जानते हैं इनके मिलिट्री कैंपेन के बारे में। बाबर, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर था, इसका टाइमलाइन है 1526 से 1530 के बीच में। इसने 1494 में फरगना, जो कि अभी के उज्बेकिस्तान का रीजन था, वहाँ की गद्दी इसे प्राप्त हुई 1494 में, जब वो केवल 12 साल का था। दूसरे जो मंगोल ग्रुप थे उज्बेक्स, उसके आक्रमण के कारण बाबर को फरगना की गद्दी छोड़नी पड़ी। सालों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल को अपने कंट्रोल में किया। 1526 में पानीपत के लड़ाई में उस टाइम जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इसको हराकर इसने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है जो कैनन्स का है, तोप का। इसका यूज बाबर ने किया था पानीपत की पहली लड़ाई में। यहाँ पर एक मैप दिया गया है जिसमें अकबर और औरंगजेब के टाइम में जितना भी मिलिट्री कैंपेन किया गया, सैन्य अभियान, उसका इस मैप के थ्रू दिखाया गया है।
अब जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार कैसे बनता था, उत्तराधिकारी बनने की क्या परंपरा थी। मुगल्स प्राइमोजेनिचर के रूल में विश्वास नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर का मतलब जो बड़ा बेटा होता था वो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, तो मुगल इसमें विश्वास नहीं करते थे। इसकी जगह पर वो मुगल और तैमूरिड मतलब तैमूर वंश में जो प्रथा थी उसमें पिता के बाद जितनी संपत्ति होती थी वो उनके बेटों में बराबर बांट दी जाती थी, तो मुगल इसी रूल को फॉलो करते थे। अब जानते हैं कि मुगल का दूसरे रूलर्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भी रूलर्स थे, तो उनके साथ कैसा इनका रिलेशन था। मुगल रूलर उन सब दूसरे रूलर के अगेंस्ट लगातार कैंपेन करते रहे जिन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दी। लेकिन जैसे जैसे मुगल पावरफुल हुए, दूसरे रूलर्स अपने मन से मतलब स्वेच्छा से मुगल की सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। उनमें से कईयों ने अपने बेटी की शादी मुगल फैमिली में करवाया और उसके बदले में उनको हाई पोजीशन मिला, लेकिन कईयों ने इसका विरोध भी किया। यहाँ पर दिया गया है मुगल का जो मैरिज हुआ था राजपूत के बेटियों के साथ। जहांगीर की जो मदर थी वो कछवाहा प्रिंसेस थी। जयपुर के अंबर के रूलर थे, वो राजपूत रूलर थे। इसके बाद शाहजहां की जो मदर थी वो राठौर प्रिंसेस थी, मारवाड़ रूलर की बेटी। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने काफ़ी समय तक मुगल के अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब वो मुगल से हारे तो मुगल ने उन्हें सम्मानीय तरीके से व्यवहार किया और उनके वतन को, उनके लैंड को वापस वतन जागीर के रूप में उनको लौटा दिया। तो ये जो बैलेंस था कि दूसरे रूलर को हराना लेकिन उनका अपमान नहीं करना, इससे बहुत सारे किंग्स और चिफ्टेंस, दूसरे सरदार जो थे, ये सब मुगल से प्रभावित हुए। लेकिन ये बैलेंस हमेशा बनाए रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अब जानते हैं मनसबदार और जागीरदार के बारे में। तो जैसे जैसे एम्पायर का विस्तार हुआ, जैसे जैसे एम्पायर के अंडर दूसरे दूसरे रीजन्स आने लगे, वैसे वैसे मुगलों ने अलग अलग लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में ज़्यादातर जो नोबल्स थे वो तुर्किश थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, मराठा और दूसरे ग्रुप के लोगों को भी इसमें शामिल करना स्टार्ट किया। और जिन्होंने मुगल सर्विस ज्वाइन किया वो सब मनसबदार कहलाए। ये जो टर्म है मनसबदार, इसका मतलब होता है कोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जिसे एक मनसब मिलता है, मतलब एक पोजीशन या फिर एक रैंक मिलता है। यह एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसे मुगलों ने किसी इंडिविजुअल की, मतलब मनसबदार की रैंक, सैलरी, उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज किया करते थे। रैंक और सैलरी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको कि जाट कहा जाता था, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता था। जितना हायर जाट होता था कोर्ट में, नोबल्स का पोजीशन उतना ही ऊंचा होता था, उनकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होती थी। और मनसबदार को जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें एक निश्चित संख्या में सवार या फिर कैवेलरीमैन, घुड़सवार उनको रखना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था। मनसबदार अपने कैवेलरीमैन को रिव्यू करवाने के लिए, निरीक्षण करवाने के लिए लाते थे, फिर उनको रजिस्टर्ड करवाते थे, उनका पंजीकरण करवाते थे, फिर उनके घोड़ों को दागा जाता था और इसके बाद ही उनको सैलरी देने के लिए उन्हें
मतलब मनसबदार को पैसे मिलते थे ताकि वो कैवेलरी मैन को सैलरी दे पाए। मनसबदार को खुद जो सैलरी मिलता था वो उनकी रिवेन्यू असाइनमेंट से मिलता था, जिसको कि जागीर कहा जाता था, जो कि लगभग इक्ता की तरह ही था। इक्ता के बारे में हमने सल्तनत पीरियड में, इससे पिछले के चैप्टर में पढ़ा था। इक्ता सिस्टम में ये सल्तनत टाइम में था, तो सुल्तान जितना भी एम्पायर का टेरिटरी होता था उसको छोटे छोटे रीजन में बांट देते थे, और वो जो लैंड होता था वो अपने सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जो उनके नोबल्स होते थे उनको वो दे देते थे ताकि वो वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करे और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो जाए। और जिनको ये इक्ता मिलती थी वो मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति खुद रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन इसके विपरीत मनसबदार अपने जागीर में नहीं रहते थे और ना ही वहाँ पर अपना शासन चलाते थे। मनसबदार को अपने जागीर से बस रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था, और वो भी जब मनसबदार कंट्री के दूसरे पार्ट में सेवा दे रहे होते थे तब उनके सर्वेंट ये काम करते थे रिवेन्यू कलेक्शन का। यहाँ पर जाट रैंकिंग दिया हुआ है। 5000 जाट वाले नोबल्स का रैंक 1000 जाट वाले नोबल्स से ऊंचा होता था। अकबर के रेन में अकबर के साम्राज्य में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनका रैंक 5000 जाट था। औरंगजेब के टाइम में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक असेस्ट किया जाता था, आकलन किया जाता था, ताकि इन जागीरों से जो रिवेन्यू मिले वो लगभग मनसबदार को जो सैलरी मिलता था उसके बराबर हो। लेकिन औरंगजेब के काल में जो मनसबदार को सैलरी दिया जाता था उससे जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो बहुत कम होता था, और इस टाइम तक मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। और जब मनसबदार ज़्यादा हो जाएगा तो जागीर तो कम हो ही जाएगी। इसके कारण जब किसी जागीरदार को जागीर मिलता था तो वो चाहता था इस जागीर से जितना रिवेन्यू पॉसिबल हो उतना ज़्यादा वो वसूली कर ले। और औरंगजेब अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में, लास्ट ईयर्स में, ये सब जो परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेज हो रहे थे, उस सब पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और इस सब में सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा किसानों को। यहाँ पर एक मिनिएचर पेंटिंग दिया गया है जो शाहजहां के शासनकाल है। इसमें उसके फादर जो थे जहांगीर, उनके टाइम में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन चलता था उसके बारे में दिया गया है। यहाँ दिया गया है एक करप्ट ऑफिसर जो घूस ले रहा है, ब्राइब कर रहा है, और इसमें दिया गया है ये टैक्स कलेक्टर है जो किसानों को सजा दे रहा है। मुगल रूलर्स के इनकम का मेन सोर्स था पीजेंट्री पर किसानों के फसल पर लगाया जाने वाला टैक्स। ज़्यादातर जगहों पर पीजेंट्स किसी रूलर एलाइट्स जो लोकल चिफ्टेन होते थे उनके थ्रू टैक्स पे करते थे, चाहे वो मुखिया हो या फिर लोकल चिफ्टेन हो, स्थानीय सरदार हो, सबके लिए मुगल एक ही टर्म यूज करते थे, जमींदार। अकबर के जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक फसलों की पैदावार, उनका कीमत, उनके प्राइसेस और जिस एरिया में उसको कल्टीवेट किया जाता था उन सब का 10 सालों तक परीक्षण किया, 1570 से लेकर के 1580 तक। और इस डेटा के बेसिस पर हर एक क्रॉप को कैश के रूप में टैक्स देने के लिए उन पर टैक्स फिक्स किया गया। जितना भी प्रोविंस था उसको रिवेन्यू सर्किल में बांटा गया था और उसमें
उपजने वाले हर एक क्रॉप के लिए रिवेन्यू शेड्यूल किया गया था, निर्धारित किया गया था। ये जो रिवेन्यू सिस्टम था इसको जब्त कहा जाता था। यह सिस्टम उन जगहों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर आसानी से सर्वे कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब भी रख सकते थे। लेकिन ये सिस्टम दूर के प्रोविंसेस जो थे जैसे कि गुजरात, बंगाल, इन सब प्रोविंसेस में पॉसिबल नहीं था। कुछ एरियाज में ज़मींदार इतने पावरफुल थे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा एक्सप्लॉइट करने पर वो विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी सेम कास्ट के जो जमींदार और पीजेंट होते थे वो साथ में मिलकर मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह करने लगते थे और इस तरह के जो रिवोल्ट होते थे किसानों के द्वारा उससे 17वीं सेंचुरी के एंड से मुगल एम्पायर का जो स्टेबिलिटी था वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अकबरनामा और ऐन अकबरी के बारे में।